हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुल्य आरएएस। तो अब हम करते हैं अपने इंडियन फिजियोग्राफी के लास्ट 2 टॉपिक्स। हमारे सिर्फ इंडियन फिजियोग्राफी के 2 टॉपिक्स रहते हैं। इनके बाद हमारा जो फिजियोग्राफी है, इंडियन फिजियोग्राफी वाला टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा जो टॉपिक्स थे, जैसे कि हमने हिमालय किया, हमने नॉर्दर्न प्लेन्स किए, हमने प्लेट्यूज किया, पठार किया और कोस्टल प्लेन्स भी किए, तटवर्तीय मैदान, राइट। तो वो सब वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले मरुस्थल से। भारत का मरुस्थल, देखिए भारत का मरुस्थल जो है हमारे, उसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। अब थार का मरुस्थल क्यों कहा जाता है? देखिए सिंपल सी बात है, जिसका एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है उसी का नाम दे दिया जाएगा। और जो हमारे पास थार मरुस्थल है उसका 85% कौन कवर करता है? भारत। और इसमें से जो बचा हुआ 15% है वो पाकिस्तान कवर करता है। लेकिन ज़्यादा भाग किस में आया? भारत में ना, इसीलिए इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। और ये थार शब्द कैसे पड़ा? देखिए हर चीज़ को लर्न करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, आप लॉजिक निकालिए। जियोग्राफी तो है ही पूरी लॉजिक बेस्ड, राइट। तो थार शब्द कहाँ से पड़ा? थार शब्द पड़ा है थूल से, थूल शब्द से। अब ये थूल का मतलब क्या होता है? रेत। आपको तो पता ही है, मरुस्थल में रेत के टीले पाए जाते हैं, राइट। तो रेत के टीले पाए जाते हैं, उसी से शब्द पड़ा थूल और थार। तो थार मरुस्थल हमारा 85% भारत में कवर करता है। टोटल एरिया कितना है इसका? ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें से 85% कहाँ पर है? भारत में, और 15% पाकिस्तान में, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी स्थिति की। भारत में थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? भारत में थार का मरुस्थल अरावली के उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है, उत्तर पश्चिम। देखिए ये तो आपको पता ही है, अरावली सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन पर्वत है ना। तो उसके उत्तर पश्चिम दिशा में जो हमारे पास क्षेत्र पाया जाता है, वो किसका पाया जाता है? भारत के मरुस्थल का क्षेत्र, भारत के महान मरुस्थल का क्षेत्र, थार के मरुस्थल का क्षेत्र अरावली के उत्तर पश्चिम दिशा में ही है। अरावली के उत्तर पश्चिम दिशा में होने के कारण यहाँ पर वर्षा बहुत कम आती है, 150 mm, सिर्फ और सिर्फ 150 mm। अभी देखिए यहाँ पर अरावली कैसी रीज़न हुआ, आपको ये क्लियर होना चाहिए ना कि मैंने बताया अरावली के उत्तर पश्चिम होने के कारण हमारे पास वर्षा 150 mm है। और सिर्फ यही कारण नहीं है, कारण एक और है। अरावली विंड के पैरेलल जाती है, मतलब हवाएं यहाँ से जा रही है ऊपर, तो ये अरावली ऐसे हैं, आगे हमारे पास बाधा के रूप में काम नहीं करती, वो हमारे पास पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से विंड सीधी जाती है, यहाँ पर रुकती नहीं, जिसकी वजह से बारिश नहीं होती। लेकिन फिर भी हमें 150 mm मिलती है। वो कहाँ से मिलती है, ये हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आरएएस सिलेबस का, जो कि क्लाइमेट में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि अरावली कैसे कारण बनता है, राजस्थान में वर्षा कम होने का, मरुस्थल में वर्षा कम होने का, और ये जो 150 mm वर्षा होती है ये कहाँ से होती है। और इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिसके कारण हमारे पास मरुस्थल में वर्षा कम होती है, वो कौन से हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि है क्लाइमेट, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि अरावली के उत्तर पश्चिम में मरुस्थल है, वर्षा यहाँ पर 150 mm होती है। देखिए वर्षा कम है तो यहाँ की जलवायु भी क्या होगी? शुष्क। तो हमारे पास जलवायु भी शुष्क पाई जाती है। जलवायु शुष्क होने के कारण यहाँ पर वनस्पति भी कम है, वनस्पति कम है। यहाँ पर आपको पता भी है, जो हमारे पास वृक्ष पौधे पाए भी जाते हैं वो कंटीले होते हैं, कांटेदार होते हैं, है ना, और होते भी कम हैं। और वनस्पति कम होने के कारण हमारे पास यहाँ पर जो स्थल आकृति है वो भी ऊबड़ खाबड़ सी पाई जाती है। उदयमान कहते हैं, इसके लिए एक शब्द यूज होता है उदयमान। उदयमान स्थल आकृति है, इंग्लिश में कहते हैं अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है? देखिए ये तो हमें पता ही है, रेत के टीले पाए जाते हैं, और वहाँ पर जो स्थल है वो प्लेन ना होकर हमारे पास ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे है, जिसे हम कहते हैं उदयमान, अंड्यूलेटिंग। ये भी 2 तरह से पाए जाते हैं, यहाँ पर मैं बता देती हूँ 2, ठीक है। एक तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य टिब्बे,
अनुदैर्ध्य टिब्बा या टिब्बे। और दूसरा हम कहते हैं बरचांस, इसे हिंदी में भी बरचांस कहते हैं। ठीक है, अब ये अनुदैर्ध्य टिब्बा या लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या होते हैं? देखिए लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हमारे पास ज़्यादातर पाए जाते हैं इंडो पाक बॉर्डर पर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और ये बनते हैं कुछ इस तरह से, मतलब यहाँ पर हवाएं चल रही है इस तरफ, ठीक है, तो ये भी ऐसे बनेंगे, हवाओं के पैरेलल होते हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लेकिन जो बरचांस हैं वो हवाओं के पैरेलल नहीं, हमारे पास कुछ ऐसी शेप बनाते हैं। देखिए आपने अर्ध चांद की एक शेप देखी होगी, ऐसा होता है ना चांद, तो यही शेप है बरचांस की, इसे क्रीसेंट शेप कहते हैं, क्रीसेंट शेप, यही शेप है बरचांस की। यहाँ से मिट्टी आ रही, हवा चल रही है जिसके साथ मिट्टी आ रही है और ऊपर उठ रही है, तो ये ऐसे शेप बना देती है, ऐसे ऊपर उठकर हमारे पास एक शेप बनाती है जिसे हम कहते हैं बरचांस। ये ज़्यादातर हमारे पास पाए जाते हैं जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स इंडो पाक बॉर्डर पे, और ये हवाओं के पैरेलल होते हैं, विंड के पैरेलल। और जो बरचांस है वो क्रिसेंट शेप के होते हैं, हवाएं ऐसी चल रही है तो वो अर्ध चांद की तरह एक शेप बना देते हैं, और ये मिलते कहाँ हैं? जैसलमेर में। और मरुस्थल में जो हमारे लास्ट एक करैक्टरिस्टिक रह गई मेन, वो ये है कि यहाँ पर सबसे जो मरुस्थल की लॉन्गेस्ट रिवर है, किसकी? मरुस्थल की लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर रही हूँ, वो कौन सी है? लूनी। ठीक है, बाकी सभी रिवर्स कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है, लेकिन ये लूनी रिवर है जो हमारे पास पूरे मरुस्थल में चलकर अरावली से निकलती है, मरुस्थल में पूरी बहकर रन ऑफ कच्छ में गिरती है, गुजरात में रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, ओनली एक रिवर है लूनी जो लुप्त नहीं होती है और हमारे पास अरावली से निकलकर रन ऑफ कच्छ में जाकर गिरती है, और लॉन्गेस्ट है कहाँ की? मरुस्थल की। यहाँ पर हमें खारे पानी की झीलें बहुत मिलती है, खारे पानी की झीलें। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लूनी रिवर पे कैसी झीलें मिलती है, लूनी रिवर गिरती कहाँ पर है, इसकी क्या विशेषता है जो मरुस्थल में जानी जाती है। तो यहाँ पर आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि मरुस्थल क्या है, मरुस्थल की कुछ विशेषताएं क्या है, थार मरुस्थल क्यों कहते हैं, और थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत हमारे भारत में है, कितना पाकिस्तान में, और यहाँ पर अरावली का क्या रोल है, वर्षा कम है, जलवायु शुष्क है, वनस्पति कम है, जिसके कारण उदयमान स्थल आकृति है जैसे कि अनुदैर्ध्य टिब्बा या बरचांस, और यहाँ पर लूनी रिवर भी पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वीपों की। भारत के द्वीप, ये हमारा फिजियोग्राफी का लास्ट टॉपिक है, भारत के द्वीप। ओके, भारत के द्वीप हमारे पास दो हिस्सों में बांटे गए हैं। यहाँ पर मैं एक चार्ट बना देती हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ आएगा। पहला हम बात करते हैं इस तरफ अरेबियन सी, अरब सागर, और उस तरफ बे ऑफ बंगाल। अरब सागर में कौन सा हमारे पास द्वीप मिलता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप द्वीप हमारे पास अरब सागर में अरेबियन सी में मिलता है। बे ऑफ बंगाल में हमें मिलता है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार द्वीप। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोनों की एक बार ऊपर की विशेषताएं, उसके बाद हम इन्हें अलग से भी पढ़ लेंगे कि कहाँ पर क्या है। पहले हम बात करते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किस नाम से जाना जाता है? कोरल आइलैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कोरल्स की वजह से बनते हैं। कोरल को कहते हैं प्रवाल, इसे प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है, किसे? लक्षद्वीप को, कोरल आइलैंड। ठीक है, अब ये प्रवाल क्या होते हैं? देखिए प्रवाल एक तरह के जीव हैं हमारे पास, यहाँ पर लिख देती हूँ, ये जीव है जो समुद्र में पाए जाते हैं, रंग बिरंगे से होते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये रहते हैं 23 डिग्री दक्षिण और उत्तर में। ठीक है, 23 डिग्री दक्षिण और उत्तर में ही पाए जाते हैं, इनके बीच में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ये ज़्यादा नहीं झेल पाते, इनका टेम्परेचर भी लगभग 30 से 35 डिग्री ही रहता है। इससे ज़्यादा या कम होने पर ये 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, इससे ज़्यादा या कम होने पर ये मर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पानी है वो भी वार्म चाहिए। ठीक है, हल्का गर्म पानी में ही ये जीवित रह सकते हैं, और साफ़ पानी चाहिए इन्हें, और स्टेबल पानी भी चाहिए। स्टेबल मतलब ठहरा हुआ, हिलता हुआ नहीं, क्योंकि अगर कहीं पर नदियाँ गिर रही है तो वहाँ पर पानी हिलता है ना, लेकिन इन्हें चाहिए स्टेबल, ठहरा हुआ पानी। वहीं पर ये कोरल आइलैंड्स रहते हैं। ठीक है, और लेकिन देखिए जब ये मर जाते हैं,
इनमें होती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चूना भी कहा जाता है जिसे। तो जब ये मर जाते हैं तो इनकी जो ऊपर के अवशेष है वो किससे बने हुए हैं, CaCO3 से। तो इनके मरने के बाद भी जो बाकी के प्रवाल है वो इन्हीं के ऊपर उगते हैं, ठीक है। जो मर गए, जो हमारे पास अवशेष हैं, उन्हीं के ऊपर उगकर एक ये कॉलोनी सी बना लेते हैं, एक ये काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये रीफ कभी कभी ये इतनी हार्ड हो जाती है, इनकी शेप इतनी बड़ी हो जाती है जो आइलैंड भी बना देती है, ठीक है। CaCO3 की वजह से, चूने की वजह से। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, समुद्र का वर्षावन, क्योंकि ये काफ़ी हरियाली बनाए रखते हैं, यहाँ पर जीव भी अच्छे से रहते हैं और मानव के भी काफ़ी चीज़ों में ये काम आते हैं। कौन, कोरल आइलैंड, ठीक है। ये पहली विशेषता थी किसकी, लक्षद्वीप की। दूसरी विशेषता की हम बात करते हैं कि यहाँ की राजधानी क्या है। देखिए इसकी राजधानी है कावरत्ती, ठीक है। कावरत्ती इसकी राजधानी है। और लेकिन इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है, न्यायिक राजधानी वो यहाँ पर ना होकर, लक्षद्वीप में ना होकर केरला में पाई जाती है, एर्नाकुलम, ठीक है। ये कहाँ है, केरला में। तो केरला में इसकी न्यायिक राजधानी है। इसके अलावा यहाँ पर एक आइलैंड भी है, पीटी आइलैंड, जो कि बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है। यहाँ पर बर्ड सेंचुरी काफ़ी फेमस है। कौन से आइलैंड पे, पीटी आइलैंड, और वो किसका हिस्सा है, लक्षद्वीप का, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि पीटी आइलैंड किस लिए फेमस है, पीटी आइलैंड किसका हिस्सा है, कोरल आइलैंड्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन क्यों कहा जाता है, या फिर रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन किसे कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ एक क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये आपको साथ के साथ लर्न होने चाहिए। अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल में, जो हमारे पास अंडमान एंड निकोबार मिलते हैं, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अब ये तो था कोरल, ये कौन सा है, वोल्केनिक, ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं वोल्केनिक आइलैंड, क्योंकि ये ज्वालामुखी की वजह से बने। देखिए जिस वजह से बनते हैं हम उसे वही नाम दे देते हैं ना। ये अगर प्रवालों की वजह से बने तो इसे कोरल आइलैंड या प्रवाल द्वीप, ये ज्वालामुखी की वजह से बने तो वोल्केनिक आइलैंड या ज्वालामुखी द्वीप, ठीक है। इसके बाद इसकी जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक है किसकी, अंडमान एंड निकोबार की, वो ये है कि ये म्यांमार का एक पर्वत है, क्या नाम है, अरकन योमा, ठीक है। अरकन योमा, ये जो म्यांमार का पर्वत है इसी का विस्तार है, ठीक है। म्यांमार में जो अरकन योमा है इसका विस्तार कहाँ तक है, अंडमान एंड निकोबार का। और ये कहा भी जाता है कि अंडमान एंड निकोबार, अरकन योमा म्यांमार का जो पर्वत है उसी का विस्तार है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की जो राजधानी है, जो इसकी राजधानी क्या थी, कावरत्ती, तो इसकी पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। इसके अलावा चलिए मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। पोर्ट ब्लेयर आपने नाम सुना होगा, ये फेमस है, किस नाम से फेमस है, सेल्यूलर जेल, राइट, सेल्यूलर जेल। देखिए अब आप ये मत समझना कि आज भी ये जेल है, काला पानी की सज़ा यहाँ पर मिलती है, नहीं, काला पानी की सज़ा यहाँ पर मिलती थी, ठीक है। ये प्राचीन टाइम में जेल था। अब तो काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ पर, टूरिस्ट काफ़ी अच्छा, टूरिज्म काफ़ी अच्छा, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर घूमने। लेकिन पहले ये जेल थी, सेल्यूलर जेल के नाम से फेमस थी। यहाँ पर सबसे कड़ी सज़ा दी जाती थी, कहते थे कि नर्क से भी ज़्यादा बुरी सज़ा यहाँ पर मिलती थी, काला पानी की सज़ा मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और ये कौन सा था, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है यहाँ पर। और ये यहाँ पर एक बैरन द्वीप भी है, बैरन आइलैंड। देखिए यहाँ पर तो पीटी आइलैंड की बात की थी, बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर बैरन आइलैंड है, वो किस में, अंडमान एंड निकोबार में। ये किस लिए फेमस है, यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो, ओनली एक्टिव, ठीक है, ये याद रखना, ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया यहीं पर है। लेकिन फिर भी नाम बैरन है, क्यों, क्योंकि ये काफ़ी समय बाद फटा था,
ठीक है। ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। वोल्केनो भी एक्टिव होते हैं ना, कुछ डोरमेंट भी होते हैं कि फट गए फिर कुछ टाइम रुक गए फिर फट गए, लेकिन अब ये एक्टिव चल रहा है। और कुछ एक्सटिंक्ट भी होते हैं कि बहुत समय से नहीं फटे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वोल्केनो कभी ख़त्म हो गया हो, कभी भी फट सकता है, तो आप वोल्केनो को कभी ख़त्म नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये हमने ऊपर ऊपर से देखा द्वीप का जो सिंपल सा था डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लक्षद्वीप की। इन्हें अलग अलग भी एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपकी जो कंसेप्ट्स हैं वो और भी क्लियर हो जाएं अबाउट द आइलैंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की हमने क्या क्या बात की? कोरल आइलैंड्स है, अच्छे से मैंने बता ही दिया कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, CaCO3 ये आपको मेन है कि इसका फॉर्मूला ही पूछा जाता है कि ये क्या सीक्रेट करते हैं, CaCO3। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कैपिटल, कावरती हमने बात की थी, है ना, कावरती। इसके बाद हमने बात की थी कि कावरती, उसके इसकी जुडिशियल कैपिटल बात की थी। जुडिशियल कैपिटल कहाँ है? केरला में, एर्नाकुलम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ एक स्ट्रक्चर की कि ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कैसे बना हुआ है। देखिए, लक्षद्वीप आइलैंड हमारे पास कावरती से शुरू करते हैं हम। कावरती द्वीप है जो, वो इसकी कैपिटल है, वो 9 डिग्री चैनल से बांटता है। 9 डिग्री चैनल, ये 9 डिग्री चैनल क्या है? देखिए, 9 डिग्री लैटिट्यूड को ही 9 डिग्री चैनल कहा गया है। और ये 9 डिग्री चैनल से बांटता है, किससे अलग करता है? मिनिको आइलैंड से। मिनिकोय आइलैंड, मिनिकोय भी लक्षद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, मिनिकोय आइलैंड से अलग करता है कावरती को 9 डिग्री चैनल। और मिनिकोय लार्जेस्ट आइलैंड है किसका? लक्षद्वीप का। ठीक है, तो ये 9 डिग्री हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये फिर मिनिकोय भी किसी से अलग होता होगा ना, तो मिनिकोय अलग होता है 8 डिग्री चैनल से। ये लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वैसे कोई चैनल नहीं बनाया गया। और 8 डिग्री चैनल से किससे अलग होता है? मालदीव से। कावरती 9 डिग्री चैनल से मिनिको से अलग होता है, मिनिकोय 8 डिग्री चैनल से मालदीव से अलग होता है। और लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? मिनिकोय। लेकिन अगर हम बात करें लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड की, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है? तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड हमारे पास है अमीनी देवी आइलैंड। अमीनी देवी आइलैंड, ठीक है। और इसका टोटल एरिया जो लक्षद्वीप है उसका टोटल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। ये हमारे पास एरिया है। और पीटी आइलैंड की बात हम कर ही चुके हैं कि पीटी आइलैंड क्या है? बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, और इसके अलावा हमने कोरल्स की भी बात कर ली। रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन है। लक्षद्वीप में इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब हम बढ़ते हैं बे ऑफ बंगाल में, जो हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार। बे ऑफ बंगाल में हमें मिलता है कौन सा? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप जो है वो बे ऑफ बंगाल में हमें मिलता है। अब हमने सबसे पहले इसकी बात की थी कि ये विस्तार है किसका? अरेकनयोमा माउंटेन्स का, राइट। अरेकनयोमा जो पर्वत है कहाँ पर है? म्यांमार में। तो उसी का विस्तार है हमारे पास बे ऑफ बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और ये जो सेपरेट होता है, ठीक है, कोको चैनल से सेपरेट होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो म्यांमार का ये पर्वत है अरेकनयोमा, इसी के साथ लगातार हमारा अंडमान एंड निकोबार है, नहीं, ये अलग करता है कोको चैनल से। कोको चैनल से म्यांमार और अंडमान एंड निकोबार अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो लास्ट आइलैंड बचता है म्यांमार का, वो था कोको आइलैंड। ठीक है, कोको आइलैंड, इसके बाद बना है कोको चैनल, फिर हमारे पास आ जाता है क्या चीज़? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास सबसे ऊपर है अंडमान एंड निकोबार का, वो है लैंडफॉल आइलैंड। लैंडफॉल आइलैंड, ये मैं आपको एक मैप पर दिखा देती हूँ, इजीली समझ आएगा। देखिए, ये एक सिंपल सा मैप है। यहाँ पर कोको चैनल है, राइट। ये कोको चैनल कोको आइलैंड से अलग करता है। कोको आइलैंड जो कि किसका है? म्यांमार का।
कोको आइलैंड से कोको चैनल अलग करता है। उसके बाद जो सबसे ऊपर हमारे पास पाया जाता है वो लैंडफॉल आइलैंड है। ये हमारे पास अंडमान है, इस तरफ निकोबार है। ऐसा नहीं है कि जो ओरिजिनल है वो भी ऐसी है कि इस तरफ अंडमान इस तरफ निकोबार, नहीं। अंडमान के नीचे से हमारे पास निकोबार शुरू होता है, नीचे की बजाय मैंने इस तरफ बना दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? लैंडफॉल आइलैंड से। उसके बाद हमारे पास नॉर्थ अंडमान है, जिसकी अगर हम बात करें ईस्ट साइड में नारकोडोम आइलैंड है, नारकोडोम आइलैंड, और ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ओनली एक्टिव वोल्केनो कौन सा था? बैरन आइलैंड, ये रहा। और नारकोडोम आइलैंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर लैंडफॉल आइलैंड जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है अंडमान का, और 10 डिग्री चैनल यहाँ पर पास होता है। 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? ये रहा। हमने वहाँ पर कौन से 2 चैनल की बात की थी? 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल ना। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल से अंडमान एंड निकोबार अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं अंडमान में। अंडमान में आपको क्या क्या देखना है एक बार देख लीजिए। नॉर्थ अंडमान सबसे पहले बात करते हैं। नॉर्थ अंडमान में नारकोडोम आइलैंड है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ठीक है, इसे डोरमेंट वोल्केनो भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, वो भी इस तरफ ही है नॉर्थ अंडमान में। यहाँ पर है सैडल पीक, हाईएस्ट पीक है वो नॉर्थ अंडमान। अब हम बात करते हैं मिडल अंडमान। मिडल अंडमान सबसे लार्जेस्ट आइलैंड, आपको दिख भी रहा है, सबसे लार्जेस्ट है ना, डंकन पास के ऊपर से ऊपर तक। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? मिडल आइलैंड। कैपिटल यहाँ पर क्या है? पोर्ट ब्लेयर। जो हमारे पूरे अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो ये रही। ओके, इसके अलावा इसे मैंने बता ही दिया था सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता है। और नेशनल पार्क है हमारे पास एक, वो ये रहा हैवलॉक आइलैंड। ठीक है, हैवलॉक आइलैंड यहाँ का नेशनल पार्क भी है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास बैरन आइलैंड है, जो कि ओनली एक्टिव आइलैंड है। बैरन का जस्ट अपोजिट एक्टिव, तो ये ओनली एक्टिव आइलैंड है हमारे पास। बैरन का अपोजिट नहीं है, बैरन का मतलब तो सूखा यहाँ पर, लेकिन एक्टिव आइलैंड है, एक्टिव वोल्केनो है, जिसकी वजह से यहाँ पर उबड़ खाबड़ है। ठीक है, उसके बाद डंकन पासेज आ जाता है, जो कि लिटिल अंडमान और मिडल अंडमान को अलग अलग करता है। फिर डंकन पासेज के बाद लिटिल अंडमान, और ये सबसे सदर्न पार्ट है किसका? अंडमान का। तो ये था हमारा इस तरफ अंडमान। अब हम बात करते हैं इस तरफ निकोबार। निकोबार का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है? कार निकोबार आइलैंड। इस तरफ हम निकोबार की बात कर रहे हैं। निकोबार का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कार निकोबार आइलैंड। यहाँ पर हमारे पास नानकोरी आइलैंड भी है, सोम्ब्रियो चैनल भी है। सोम्ब्रियो चैनल डिवाइड करता है किसी लिटिल निकोबार और कार निकोबार को। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच का जो चैनल है उसे सोम्ब्रियो चैनल बोलते हैं। इसके ऊपर नानकोरी आइलैंड और निकोबार, कार निकोबार आइलैंड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लिटिल निकोबार को, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है कौन अलग करता है? पायर चैनल। ये नाम आपको याद होने चाहिए चैनल्स के। जो कार निकोबार को लिटिल निकोबार से अलग करता है वो सोम्ब्रेरो चैनल। फिर लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को अलग करता है वो पायर चैनल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। पहले तो हम बात करते हैं नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड की, वो तो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये तो भारत का भी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना, सबसे दक्षिणतम बिंदु यही है इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ पर है? निकोबार में। तो ये आपको याद होना चाहिए, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर मिलता है हमारे पास? निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार के एकदम दक्षिण में जाके, निकोबार के दक्षिण में। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट थ्यूलियर। ठीक है, बस इतना ही इनका डिफरेंस था। इस तरफ ये चार्ट है, इस तरफ ये चार्ट है, दोनों का मैप है। आपको कुछ एक आइलैंड्स के नाम याद करने हैं, इसके अलावा कुछ एक आइलैंड्स की कुछ एक विशेषता याद करनी है। जैसे ये एक्सटिंक्ट, ये पोर्ट ब्लेयर सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता है। बैरन आइलैंड हो गया हमारे पास, हैवलॉक आइलैंड में नेशनल पार्क है। इस तरफ इंदिरा पॉइंट हो गया हमारे पास, 2 चैनल के नाम हो गए। ठीक है, माउंट थ्यूलियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। बस इतना ही था हमारा जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें कि हम हिमालय कर चुके हैं, नॉर्दर्न मोस्ट प्लेन्स कर चुके हैं, उसके बाद हम कर चुके हैं पठार प्लेट्यूज, उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, उसके बाद हमने आज मरुस्थल भी देख लिया और द्वीप भी देख लिया। तो इन सबको मिलाकर हमारा जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने इसकी हिस्ट्री भी देखी थी कि ये जो हमारे पास ये आज आइलैंड्स मिल रहे हैं, हिमालय बने, प्लेन्स बने,
पठार बने, तो ये कैसे बने, ये सब हम कर चुके हैं, राइट। तो इसके बाद हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे बाकी लोगों की भी हेल्प होगी और हमें भी एनकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच।